नमो नमः। सुप्रभातम दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम नया टॉपिक छंद पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। छंद प्रकरणम। दोस्तों, छंद जो नया टॉपिक है, या यूँ कहें दोस्तों कि छंद यदि आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं या अच्छे से समझ लिए हैं तो दोस्तों आपके इस छंद में पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं और मुझे आशा है दोस्तों कि आप सभी के अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आप छंद में से आने वाले प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे और एक भी प्रश्न आप गलत नहीं कर पाएंगे, पूरे सही करेंगे दोस्तों। छंद की परिभाषा है यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है उसे छंद कहते हैं। दोस्तों, जहाँ अक्षरों की क्या की जाती है, गिनती की जाती है, उसे हम छंद कहते हैं। छंद जो शब्द है दोस्तों, छंदस शब्द से बना है दोस्तों, और जिसका अर्थ है आच्छादन। शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आच्छादन अथवा आह्लादन। आच्छादन अथवा आह्लादन, जो कि छंदस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों। दोस्तों, छंद को वेद का पैर माना गया है। छंद को वेद रूपी पुरुष का क्या माना गया है दोस्तों? पादव मतलब पैर माना गया है। ठीक है। छंदय पादौ तु वेदस्य। छंदय पादौ तु वेदस्य। वेद रूपी पुरुष के छंद को क्या माना गया है? वेद रूपी पुरुष का छंद को पाद माना गया है, पैर माना गया है दोस्तों। आदि आचार्य, छंद के आदि आचार्य पिंगल मुनि को माना जाता है दोस्तों। छंद का आदि आचार्य किसे माना जाता है? पिंगल मुनि को माना जाता है दोस्तों। और उसकी रचना का नाम है दोस्तों छंद शास्त्रम। क्या नाम है? छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम। दोस्तों, छंद का दूसरा लक्षण है, पहले आपने पढ़ लिया है, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण है, जाति वृत्ताख्या मर्यादा छंद। जाति वृत्ताख्या मर्यादा छंदः। जाति और वृत्ति आदि के नाम से जिसे जाना जाता है वह क्या है दोस्तों? छंद है। क्या है दोस्तों? छंद है। अक्षर का लक्षण है दोस्तों, अक्षर लक्षणम न क्षरति इति अक्षरः। न क्षरति, जिसका क्षरण नहीं हो सके, जिसको बांट नहीं सके, जिसको तोड़ नहीं सके, जिसका और बंटवारा नहीं किया जा सकता है, वह क्या होता है? अक्षर होता है दोस्तों। क्या होता है? अक्षर होता है। अक्षरो द्विधा। अक्षरो द्विधा। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन भेद से दो प्रकार के अक्षर माने गए हैं दोस्तों मात्रा की परिभाषा है वर्णोच्चारणस्य कालो मात्रा। वर्णोच्चारणस्य कालो मात्रा। वर्ण के उच्चारण में, वर्णोच्चारणस्य वर्ण के उच्चारण में लगने वाले, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी वर्ण का हम जो उच्चारण करते हैं उसे हम बोलते हैं, तो उसमें जो समय लगता है उच्चारण करने में, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रा कहते हैं। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वः। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वः। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रो प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। दोस्तों, एक मात्रो भवेद् ह्रस्वः,
एक मात्रिक क्या होता है दोस्तों, ह्रस्व होता है। ठीक है, एक मात्रो भवेद ह्रस्व मतलब एक मात्रिक ह्रस्व होता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और जो द्विमात्रिक वर्ण होता है वह दीर्घ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, दीर्घ कहलाता है। द्विमात्रिक वर्ण दीर्घ कहलाता है और एक मात्रिक वर्ण ह्रस्व कहलाता है, या एक मात्रिक वर्ण को ह्रस्व कहते हैं और द्विमात्रिक वर्ण को दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रिक को क्या कहते हैं दोस्तों, प्लुत कहते हैं। अर्धमात्रक और अर्धमात्रक क्या होता है दोस्तों, व्यंजन जो होते हैं वो अर्धमात्रक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अर्धमात्रक होते हैं। पाद का लक्षण है दोस्तों, पाद लक्षणम गेयः पादः चतुर्थो अंशः, गेयः पादः चतुर्थो अंशः। श्लोक के पद्य का चौथा भाग ही पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, पाद कहलाता है, चौथा हिस्सा। ठीक है दोस्तों, चौथा हिस्सा या चौथा भाग पाद कहलाता है श्लोक का। ठीक है, यति लक्षणम दोस्तों, यति किसे कहते हैं, किसी छंद के वाचन करते समय, हम किसी छंद को जब वाचन कर रहे हैं या उसको हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में जो अल्प विराम आता है उसे यति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लघु दोस्तों, लघु किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर ए ई उ री लृ, ये सब क्या हैं, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो लघु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, लघु होते हैं, और इनका चिन्ह सरल रेखा अर्थात खड़ी रेखा के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व का जो या लघु का जो चिन्ह होता है वो खड़ी रेखा होता है। ठीक है दोस्तों, दीर्घ आ ई उ ए ऐ ओ औ ये गुरु होते हैं। क्या होते हैं, गुरु होते हैं। इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं और ये सब क्या हैं, गुरु हैं। क्या है, गुरु हैं। इनका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, इनका चिन्ह अवग्रह चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, अवग्रह चिन्ह होता है, या यूँ कहें एस के जैसा, इंग्लिश का जो एस है उसके समान चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, लघु के लिए हम सरल रेखा का प्रयोग करेंगे और दीर्घ के लिए हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे छंद में। देखो दोस्तों, नोट है, एक मात्रिक वर्ण लघु होता है। दोस्तों, एक मात्रिक जो वर्ण होता है वह लघु होता है। क्या होता है दोस्तों, लघु होता है। द्विमात्रिक वर्ण गुरु होता है। क्या होता है दोस्तों, गुरु होता है। एक मात्रिक लघु होता है, द्विमात्रिक गुरु होता है। और एक मात्रिक के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, सरल रेखा का प्रयोग करते हैं, और द्विमात्रिक के लिए हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण जो होता है वह गुरु होता है। क्या होता है दोस्तों, गुरु होता है। और संयुक्त वर्ण आधा अक्षर दीर्घ होता है। संयुक्त वर्ण जो होगा वह आधा अक्षर क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा, दीर्घ होता है। ठीक है दोस्तों, पाद के अंतिम अक्षर, पाद के अंतिम अक्षर विकल्प से लघु एवं गुरु मान लिया जाता है। पाद के अंतिम अक्षर को क्या करते हैं, विकल्प से लघु या गुरु मान लिया जाता है। दोस्तों, छंद में गण होते हैं। ठीक है, और उस गण का लक्षण है, गण किसे कहते हैं या किस प्रकार से होता है। दोस्तों देखिए, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इन गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। यदि प्रश्न आए कि छंद के अंतर्गत जो गण होते हैं वो उनकी संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है 8 होती है। और दोस्तों,
जो एक गण होता है उसमें कितने वर्णों का समूह होता है, तो 3 वर्णों का समूह होता है दोस्तों। और गण का सूत्र देखिए दोस्तों, आप सभी को याद करना है और याद भी होगा दोस्तों, बहुत सरल है। ये माता राजे भान शैलगा, क्या है दोस्तों? ये माता राजे भान से लेगा, ठीक है दोस्तों, ये माता राजे भान से लेगा। अब देखिए दोस्तों, गण किस प्रकार से आप बनाएंगे। जैसे ये माता राज में पहला अक्षर ये है, तो ये के साथ में हम क्या जोड़ लेंगे, गण जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, यगण हो गया। क्या हो गया, यगण हो गया, ठीक है। लेकिन यगण के लिए हमें 3 अक्षरों का बोध करना है, अर्थात ये से लेकर के माता, ये माता, ये माँ और ता, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये लिखा हुआ है ये माता, इसका प्रथम अक्षर ये होने के कारण इसे हम यगण कहेंगे। क्या कहेंगे, यगण कहेंगे। अब ये माता का मतलब यगण के अंतर्गत क्या होता है, प्रथम अक्षर तो ह्रस्व होता है और द्वितीय और तृतीय जो वर्ण होता है, क्या क्या होता है, द्वितीय और जो तृतीय वर्ण होता है वे दीर्घ वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घ वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। और यगण को क्या कहेंगे दोस्तों, यगण को क्या कहेंगे, लघु, ठीक है। लघु से प्रारंभ होता है और 2 इसके क्या है, दीर्घ वर्ण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यगण बनता है दोस्तों। अगर हम यहाँ मगण की बात करें दोस्तों, मगण की बात करें तो दोस्तों मैं मगण में पहला अक्षर में आ गया, मतलब मा ता रा, मा ता और रा, ठीक है दोस्तों, मा ता रा। अब प्रथम अक्षर में होने के कारण ये क्या कहलाएगा, मगण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सर्वगुरु, सर्वगुरु मतलब माँ में गुरु है, ता में गुरु है, रा में भी गुरु की मात्रा है या दीर्घ स्वर है, ठीक है, तीनों में दीर्घ स्वर है, तो ये सब गुरु हैं। इसलिए ये क्या कहलाएगा दोस्तों, मगण जो होता है वह सर्वगुरु कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, सर्वगुरु कहलाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से तगण देख लीजिए दोस्तों, तगण किस प्रकार से बनेगा, ता रा ज, ठीक है दोस्तों। ताराज में पहला अक्षर तय है होने के कारण क्या कहलाएगा, तगण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, तगण कहलाएगा। और तगण का जो समूह है दोस्तों, तगण का जो समूह है वो कैसा है, ता रा ज, मतलब अंत लघु होता है दोस्तों। ये ता में दीर्घ है और रा में भी दीर्घ है और अंत में ह्रस्व है, मतलब अंत लघु कहलाएगा या अंत ह्रस्व कहलाएगा, ठीक है। अंत लघु कह सकते हैं इसे हम। तगण जो होता है वो अंत लघु होता है, ठीक है दोस्तों, अर्थात प्रारंभ में दीर्घ होगा और अंत में लघु होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि हम अगला गण की बात करें तो दोस्तों देखिए, यहाँ अगला है राजभा। क्या है दोस्तों, राजभा, ठीक है दोस्तों, क्या है, राजभा। तो इसमें दोस्तों रे प्रारंभ का अक्षर है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रगण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, रगण कहेंगे। और रगण के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, मध्य लघु। क्या होता है, मध्य लघु, क्योंकि जे क्या है, ह्रस्व है और रा और भा दोनों क्या है, दीर्घ है, तो क्या कहेंगे, मध्य लघु। क्या कहेंगे दोस्तों, रगण को मध्य लघु भी कहेंगे। क्या कहेंगे, मध्य लघु कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मध्य लघु क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो रा जय भा इस प्रकार का सूत्र है, उसमें जो जय है वह लघु है, वह क्या है, लघु होने के कारण मध्य लघु कहलाएगा। और आगे और पीछे जो रा और बा है वे दीर्घ है, दीर्घ वर्ण है, इसलिए वे दीर्घ कहलाएंगे। लेकिन बीच में एक ह्रस्व होने के कारण मध्य लघु भी हम इस रगण को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगला बनाएंगे, जगण बनाएंगे दोस्तों। तो जगण के लिए देखिए, जैसे चालू करेंगे और भा न, जय भा न, तो जय
भा और न। ठीक है दोस्तों। जबान में दोस्तों मध्य गुरु क्या कहलाएगा? मध्य गुरु। ये गुरु है, ये रस्व है और ये रस्व है। ठीक है, लघु है, ये लघु है, रस्व कह दो, लघु कह दो, और बीच में क्या है? गुरु है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य गुरु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मध्य गुरु। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? मध्य गुरु। प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सा गण मध्य गुरु है? ठीक है, तो जगण क्या होगा दोस्तों? जगण होगा, क्योंकि जैसे प्रारंभ होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जगण। और उसका क्या सूत्र है? ज भा न। ठीक है दोस्तों, मध्य में भा आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, तो मध्य गुरु है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम। अगला है दोस्तों भा न स। क्या है दोस्तों? भा न स। ठीक है दोस्तों, भानस एक बार देखिए दोबारा, भा से चालू करेंगे दोस्तों, न और स, भानस। क्या होगा दोस्तों? भा न और ये श, और प्रारंभिक अक्षर भ है, इसलिए क्या कहलाएगा? भगण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भगण। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या है दोस्तों? आदि दीर्घ। ठीक है दोस्तों, आदि दीर्घ मतलब प्रथम अक्षर दीर्घ है इसका। ठीक है, और बाकी दोनों अक्षर लघु है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये भानस का भगण हो गया है। अगला है दोस्तों नगण। अगला है दोस्तों न गण। ठीक है दोस्तों, क्या है? नगण है। नगण का कैसे बनाएंगे दोस्तों? न से ल, न से ल। सूत्र को लिखेंगे हम न से लेकर के ल तक, 3 अक्षर लिखेंगे, न से ल। ठीक है, प्रथम अक्षर न होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? नगण कहेंगे। तो न सल में शर्व लघु, शर्व लघु। क्या है? शर्व मतलब सभी, और लघु मानी लघु, सभी लघु हैं। ऐसा कौन सा गण है जो जिसे हम सर्वलघु भी कहते हैं, या सर्वलघु गुण गण कौन सा है? तो नगण कहलाएगा। ठीक है, वह कौन सा गण है? नगण है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें सगण की, तो सलेगा। सगण की बात करें तो दोस्तों आप बना करके देखें, क्या बनेगा दोस्तों? से ले गा, से लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहलाएगा दोस्तों? अंत गुरु। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? अंत गुरु। और दोस्तों ये क्या कहलाए? कौन सा गण है? ये सगण है। कौन सा है? सगण है। अगला बात करें दोस्तों, ले का मतलब लघु और गे का मतलब गुरु होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये 8 गण पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब हम छंदों के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। छंद के भेद दोस्तों, छंद के 2 भेद होते हैं। हम लौकिक छंदों की बात कर रहे हैं दोस्तों। लौकिक छंदों के अंतर्गत छंद के 2 भेद माने गए हैं। प्रथम नंबर 1 जाति या मात्रिक छंद। पहले छंद का नाम है जाति या मात्रिक छंद। ठीक है दोस्तों, और दूसरा भेद है वृत्त या वर्णिक छंद। वृत्त या वर्णिक छंद। ठीक है दोस्तों, वृत्त या वर्णिक छंद। अब हम पहले भेद पढ़ रहे हैं, पहले भेद को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है जाति या मात्रिक छंद। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा है जिस छंद में प्रत्येक चरण की मात्राओं की गणना की जाती है। क्या होता है दोस्तों? जिस छंद में प्रत्येक चरण की मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात दोस्तों आपके समझ में आया होगा, जिस छंद के अंतर्गत मात्राओं की गणना की जाती है, क्या की जाती है? मात्राओं की गणना जो की जाती है वह मात्रिक छंद कहलाता है, या यूँ कहें वह जाति छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिस छंद के अंतर्गत मात्राओं की गणना की जाती है उसे जाति या मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस छंद का उदाहरण है आर्या छंद। क्या है दोस्तों? आर्या छंद इस छंद का उदाहरण है, या यूँ कहें दोस्तों कि आर्या छंद है, तो फिर उसमें आपको आंसर देना है मात्रिक छंद। ठीक है, या जाति छंद। ठीक है दोस्तों,
अगला दूसरा भेद पढ़ रहे हैं दोस्तों। छंद का दूसरा भेद है वृत्त या वर्णिक छंद। ठीक है दोस्तों, वृत्त या वर्णिक छंद। जिस छंद में प्रत्येक चरण के वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। दोस्तों, मात्रिक या जाति छंद के अंतर्गत तो प्रत्येक चरण की मात्राओं की गणना की जाती थी, और दोस्तों वृत्त या वर्णिक जो छंद का भेद है दूसरा, उसमें प्रत्येक चरण में वर्णों की गणना की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? वर्णों की गणना की जाती है, इसलिए उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंदों के 3 प्रकार हैं दोस्तों। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार माने गए हैं। और कौन कौन से हैं? सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णिक छंद का पहला प्रकार, और उसका नाम है दोस्तों समवृतम। क्या नाम है दोस्तों? समवृतम। इसकी परिभाषा है दोस्तों, जिस वृत्त के 4 समान हो, जिस वृत्त के चारों चरण क्या हो, यहाँ 4 चरण और लिखना है दोस्तों, चारों चरण। ठीक है दोस्तों, चारों चरण समान हो उसे समवृत छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समवृत कहते हैं। और इसका उदाहरण है इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। ठीक है दोस्तों, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। ठीक है दोस्तों, ये वज्रा को सही कर लेना। अब अगला है दोस्तों वर्णिक छंद का दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है दोस्तों अर्ध संवृत, अर्ध संवृतम। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा है जिस वृत्त के प्रथम, तृतीय तथा द्वितीय व चतुर्थ पाद समान हो, मतलब पहला और तीसरा तथा दूसरा और चौथा पाद समान हो या चरण समान हो। ठीक है दोस्तों, वह अर्ध संवृत छंद कहलाता है। अब है दोस्तों तीसरा भेद है विषम वृत्त छंद है। विषम वृत्त, जिस वृत्त के चारों पद असमान हो, चारों ही क्या हो? असमान हो, वह विषम वृत्त छंद कहलाता है। और इसका उदाहरण है दोस्तों गाथा उद्गाथा, गाथा उद्गाथा। ठीक है दोस्तों, अब हम छंद का, लौकिक छंद का पहला भेद जिसका नाम जाति या मात्रिक छंद है, उसका पहला भेद है या पहला छंद है, उसी का जाति या मात्रिक छंद के अंतर्गत आर्य छंद आता है दोस्तों, और उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है? आर्य छंद है दोस्तों। और इसका लक्षण है दोस्तों यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदशारया। दोस्तों यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदशारया। दोस्तों यस्या पादे प्रथमे, प्रथम पाद में, जिस छंद के प्रथम पाद में क्या होता है दोस्तों? द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि, मतलब पहले और तीसरे, प्रथम पाद में और तृतीय पाद में कितनी मात्रा हो दोस्तों? द्वादश मात्रा। कितनी मात्रा हो दोस्तों? द्वादश मात्रा, अर्थात 12 मात्रा। ठीक है दोस्तों, पहले और तीसरे पाद में तो 12 मात्राएं हों, अष्टादश द्वितीय और द्वितीय पाद में, दूसरे पाद में 18 मात्राएं हों। ठीक है दोस्तों, और चतुर्थ की पंचदश आर्या, और चतुर्थ पाद में कितनी हो? पंचदश, मतलब 15 मात्राएं हो, तो वह आर्या छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिस छंद के प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं हो और द्वितीय पाद में 18 मात्राएं हो और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं हो, वह मात्रिक छंद के अंतर्गत आर्य छंद कहलाता है, या आर्य छंद का ये लक्षण है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका उदाहरण देखने जा रहे हैं दोस्तों, उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। दानम भोगो नाशः तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते
तस्य तृतीया गतिर्भवति। दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल हम क्या करेंगे, मात्राओं की गणना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ हम पहले पाद का निर्धारण कर लेते हैं। ये तो प्रथम पाद हो गया दोस्तों, ठीक है, पहला पाद हो गया है, और ये द्वितीय पाद हो गया है दोस्तों, ठीक है, और ये तृतीय पाद हो चुका है, ठीक है, और ये चौथा पाद है, ठीक है। या यूँ कहें दोस्तों, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। ठीक है दोस्तों, अब शर्त क्या थी दोस्तों, इसका लक्षण था यस्या पादे प्रथमे द्वादश, मतलब द्वादश मात्राएं होनी चाहिए। कितनी मात्राएं? द्वादश मात्राएं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 यस्या पहले और तीसरे में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है,